नमस्कार प्रिय छात्रों, एनडीए, आईआईटी जेईई या 12th क्लास में जितने भी छात्र मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो एक यूनिट पढ़ते हैं कैलकुलस। देखिए दोस्तों, वैसे कैलकुलस अपने आप में टू टाइप का होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि लगभग एनडीए में भी ये 91 से 92 मार्क्स का होता है। 12th में इसकी सेपरेट बुक होती है और आईआईटी जेईई में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो दोस्तों देखिए, हाउ टू स्टार्ट कैलकुलस, यानी कैलकुलस को पढ़ते ही कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यदि ये जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यदि इसको देख करके, तो आपके लिए वेदर आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप फैकल्टी भी हो सकते हैं, फ्रेशर टीचर भी हो सकते हैं। मैं पिछले 11 ईयर से एनडीए और आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो यदि मेरा जो अनुभव ये कहता है कि यदि आप यह सीक्वेंस रखेंगे तो स्टूडेंट्स की कमांड कैलकुलस पे बहुत बेहतर रहेगी। तो देखिएगा, सीक्वेंशियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक सुना होगा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यदि आप इस ढंग से कैलकुलस पढ़ेंगे, जिस ढंग से आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से कैलकुलस पे कमांड कर लेंगे। और देखिएगा, एक एक करके मैं आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर हम इस पूरे कैलकुलस को पढ़ेंगे एक एक टॉपिक। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो तो ये है कि हाउ टू स्टार्ट कैलकुलस। कैलकुलस स्टार्ट ही कैसे करें, पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, और ये लगभग 9 टॉपिक्स का पोर्शन होता है पूरा का पूरा। तो देखिए, जैसे कि ये आपके सामने कैलकुलस लिखा हुआ है और कैलकुलस का जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये लगभग 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। और 2 टाइप्स में किस तरीके से होता है देखिए, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये कैलकुलस के पोर्शन है। कैलकुलस जो है 2 टाइप की होती है सबसे पहले, और आप देखिएगा 2 टाइप की कौन कौन सी। सबसे पहले जो है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है कि जितने भी टॉपिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होते हैं, इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आते हैं। और एक पोर्शन आता है इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए, इसमें मेन जो पॉइंट है वो तो है कि डिफरेंशियल यानी अवकलनीय। यहां पे अवकलन जो होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन होता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस को यदि हम चूज करें पढ़ने के लिए, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले कौन सा टॉपिक आना चाहिए। आपने 11th क्लास में स्टडी की होगी एक टॉपिक की, और वो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक कैलकुलस में जो यूज होता है वो है लिमिट्स, सीमा। देखिए, लिमिट्स का टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए कैलकुलस के स्टार्ट में, जिससे क्या होगा कि जैसे आप लिमिट्स पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालते क्यों है, किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यदि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसमें क्या कंसेप्ट लगता है। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के इसमें पोर्शन होते हैं। जैसे आप, मैं लिमिट में यदि स्टार्ट करूं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि के बाद आप रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, परिमेयकरण विधि पढ़ेंगे। उसके बाद में आप सैंडविच प्रमेय, जो सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे, 1 टू द पावर इनफाइनाइट पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे। इस तरीके से आप लिमिट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे आप पढ़ेंगे। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है एलएच रूल, एल हॉस्पिटल रूल, वो भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूरी लिमिट जब आप कंप्लीट करेंगे तो उन लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के बेस पे आप पढ़ेंगे अब कंटिन्यूटी। सेकंड जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, संततता,
ठीक है, संततता या सातत्य जो भी हिंदी में बोलते हैं। कंटिन्यूटी आप पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में होता क्या है, कंटिन्यूटी में जनरली तो ये होता है कि कोई भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर उस फलन की जो मान जो होता है, यदि वो तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जनरली यदि हम यूं भी समझे कि कंटिन्यूअस होता क्या है, कंटिन्यूअस का ये भी मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ यदि बिना पेन उठाए, ठीक है, डायरेक्ट यदि आप विदाउट टेकिंग योर ड्रॉप ऑफ पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यू जब आप लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट्स के कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में लगते हैं कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें जैसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास कंपटीशन में और जो आरबीएससी सीबीएसई में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो आप उसमें लिमिट्स के कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी कंटिन्यू पता कर पाएंगे। कंटिन्यूटी के जस्ट बाद में आप एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। अवकलनीयता में होता क्या है एक्चुअली, देखिए जैसे ही आप लिमिट पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं आप अवकलनीयता। अवकलनीयता में क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के अवकलनीय होने की शर्त का पता लगाया जाता है, whether this function is differentiable or not, यह फलन अवकलनीय है या नहीं है। पता कैसे लगते हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूटी का रूल लगाते हैं कि whether this function is continuous or not, यह फलन जो है कंटिन्यूअस संतत है या नहीं है। then we decide this function left hand derivative and right hand derivative of the functions are equal। यदि वो इक्वल है, दोनों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि yes this function is differentiable। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना इस पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे आप कि अवकलनीयता जो निकालते हैं उसके लिए लिमिट की भी क्या जरूरत होती है। देखिए लिमिट्स की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, संततता के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो आपको लिमिट आना चाहिए, और आपको लिमिट यदि आता है तो आप कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट आराम से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो भी लिमिट के कॉन्सेप्ट लगते हैं। और जब आपका ऐसा हो जाता है कि फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं यस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब देखिए जब आप इन तीनों टॉपिक्स को सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं तो अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि जिस तरीके से डायरेक्ट जो फैकल्टी होती है डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन या कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ये तो ठीक है कि रटवाया तो जा सकता है छात्र को, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा क्योंकि उसे इस चीज का भान नहीं, उसे उस चीज का नॉलेज नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की यदि सीक्वेंस बिगड़ती है तो उस चीज पे कमांड नहीं हो सकती, उस चीज के सारे रेयर कॉन्सेप्ट नहीं समझे जा सकते। चाहे आप रियल लाइफ से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए, हम जीरो से लेके शून्य से शिखर तक स्टडी करते हैं, अदरवाइज उसके कॉन्सेप्ट समझना आसान नहीं होता। कुछ समय के लिए वो कॉन्सेप्ट टिक सकते हैं जो आपने डायरेक्ट पढ़े हैं, लेकिन वो आपके अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल नहीं आते। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अब आप पढ़ाइए डिफरेंशिएशन। अवकलन पढ़ाइए आप। अब आप पढ़ाइएगा अवकलन, और अवकलन में देखिएगा जब आप अब अवकलन पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, तो अब आपको एक चीज जो मिलेगी वो ये है कि आपने लिमिट पढ़ा दिया है, कंटिन्यूटी पढ़ा दिया है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दी, अब आप पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। अब अवकलन यदि आप पढ़ाएंगे तो होता क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपने लिमिट में पढ़ाए, कंटिन्यूटी में पढ़ाए, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाए, अब आप डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, वो बच्चा सहज हो जाता है, स्टूडेंट सहज हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, देन ऑल द कॉन्सेप्ट कैन बी पिक आउट इजीली बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर्स कंसेप्ट। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि सपोज करिए कि यदि आगे का जो क्वेश्चन है, आगे डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में आप पढ़ाइएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसे हिंदी में कहेंगे अवकलज के
अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाइए। देखिए आप लिमिट आपने पढ़ाई, जितने भी टाइप लिमिट के थे वो सारे पढ़ा दिए। कंटिन्यूटी आपने पढ़ाई, कंटिन्यूटी में केवल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चेक करना होता है कंटिन्यूस है या नहीं है, या फिर किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चेक करना होता है whether this function is differentiable or not, और उसके बाद में किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। और डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के जो पोर्शंस होते हैं, जिसमें चेन रूल हो गया, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूलाज हो गया, इस तरीके से डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए सबसे पहले आप रेट मेजर पढ़ाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसे मोनोटोनिसिटी कहते हैं वो फंक्शन पढ़ाएंगे, वृद्धिमान ह्रासमान फलन पढ़ाएंगे। उसके बाद में आप किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन आप उसमें पढ़ाते हैं। तो अब देखिए जब आपने बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं तो जहां भी लिमिट का यूज आएगा बच्चा लिमिट को आराम से समझ जाएगा, जहां कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत पड़ेगी वो बच्चा आराम से समझ जाएगा। इस तरीके से आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी फैकल्टीज हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर फैकल्टीज हैं जो होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से सीक्वेंस रखते हैं इसकी, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या डायरेक्ट इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलनीय समीकरण वगैरह स्टार्ट करने से बच्चे के कॉन्सेप्ट उस तरीके के नहीं बनते जैसे बनने चाहिए। अब देखिएगा आगे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भी जो पोर्शन होता है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे कितने टोटल हो गए, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, 5 टॉपिक आपके हो गए इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब देखिएगा इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होगा। अब इंटीग्रल कैलकुलस में देखिएगा सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो आएगा इंटीग्रल कैलकुलस में कि यहां पे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, हिंदी में यदि कहेंगे आप अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन का मतलब हो गया हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को। देखिए आप यदि ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, देखिए इनके बीच में जो रिलेशन है वो है कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन का बिल्कुल विपरीत है और अवकलन समाकलन का, यानी कि एक दूसरे के ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए आप पढ़ाएंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद आप जो यूज करेंगे उसमें आपको बताना है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद आप जो बताएंगे वो बताएंगे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन आप पढ़ाएंगे। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इंटीग्रेशन इज यूज्ड, या कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया by the dividing any figure into the small slits like dx और dy length, यानी कि किसी भी बड़े से बड़े डायग्राम का, ग्राफ का एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिएगा समाकलन में आपने देखा होगा कि दो टॉपिक यहाँ समाकलन में यूज हो गए, यानी कि पहला टॉपिक ये हो गया और दूसरा टॉपिक ये यूज हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिएगा इंटीग्रेशन के दो जो पोर्शन है वो जो बच गए वो पोर्शन ये है कि यदि आप ध्यान देते हैं इंटीग्रेशन के दो पोर्शन, तो देखिए एक जो पोर्शन बचता है वो बचता है इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में वो बचता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ये पढ़ते हैं आप, तो इंटीग्रेशन का ये पोर्शन हो गया। और समाकलन के अंदर यदि आप एक और पोर्शन लेते हैं तो वो आता है आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया अवकलनीय समीकरण। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं।
तो आपको मैं फिर से यही सजेस्ट करूंगा, या जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं वो आप लोग जो सीक्वेंस रखते हैं पढ़ने की कैलकुलस में वो यही रखें, जिससे कि बहुत सही रहता है। मैं आपको एक कुछ सेकंड्स में और ब्रीफ करता हूं कि टॉपिक्स का जो लॉजिक है वो किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, जो लॉजिक्स है वो जो होना चाहिए उसको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पढ़े आप लिमिट, सीमा पढ़े, ठीक है। सेकंड नंबर पर आप पढ़े कॉन्टिन्यूटी, संततता। थर्ड नंबर पर पढ़े आप डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, ठीक है। जब आप ये पढ़ लेंगे ये वाला पोर्शन, ये छोटे छोटे टॉपिक है, फिर इसका एक बड़ा पोर्शन आता है, वो आता है डिफरेंशिएशन, अवकलन। उसके बाद आप 5वें नंबर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसे एओडी भी कहते हैं, यानी अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 जो पोर्शन है, ये जो आपने पढ़ा है, ये जो देखा है, ये पोर्शन है डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस, आप यही क्रम रखें, ठीक है। उसके बाद यदि आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस नंबर 1। 6 टॉपिक पढ़ेंगे आप, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये अनिश्चित समाकलन, उसके बाद 7 पढ़ेंगे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। उसके बाद 8 पढ़ेंगे आप, देखिए आपने इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों पढ़ लिए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप एरिया अंडर कर्व, इसको लिख लें अपनी कॉपी में, एरिया अंडर कर्व। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने बता दिया है। वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल। और अगला जो आप पढ़ेंगे पोर्शन 9 वो पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलनीय समीकरण। तो इस तरीके से आप इन पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 के 9 टॉपिक आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन यदि आप खुद भी पढ़ते हैं तो यही सीक्वेंस रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।